नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। घर फिरदौस जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो ने तो कई साल पहले ये कहा था, लेकिन आतंकियों ने मासूम लोगों की हत्या करके अमीर खुसरो को गलत साबित कर दिया। साथ ही ये पैगाम दिया कि कश्मीर की जन्नत अब भी जल रही है। कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है, ये हमारी दुखती रग थी और दुखती रग रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी लड़ाई में नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के थे। 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद क्या हुआ, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास एक खूबसूरत जगह बेसन में पर्यटक बेसर की खूबसूरती में खोए थे। कोई कैमरे में कुदरत को कैद कर रहा था, तो कोई अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को। समय 2:45 का था, तभी आर्मी की ड्रेस पहने हुए आतंकवादी वहां घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं। 28 लोगों को इन कायरों ने मार दिया। कोई पहली बार हनीमून पर आया था, कोई बुजुर्ग अपने बचपन की यादें ताजा करने लौटा था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। यह हमला सिर्फ आतंक नहीं बल्कि इंसानियत पर प्रहार था। कैसे आईएसआई के इशारे पर रची गई साजिश। 10 फरवरी 2018 कश्मीर के सुंजवान कैंप में एक आतंकी हमला होता है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हाथ था। इस हमले को उसके कमांडर मियां मुजाहिद ने अंजाम दिया था। कहते हैं इस हमले में मियां मुजाहिद तो केवल एक मोहरा था, जैसे पहलगाम में सैफुल्लाह कश्मीरी का नाम सामने आ रहा है, वो भी एक मोहरा है। असल में उस वक्त इस पूरे हमले के पीछे जिस शख्स का नाम आया था वो कोई और नहीं बल्कि तब पाकिस्तान के इंडिया डेस्क का इंचार्ज ब्रिगेडियर आमिर हमजा था। ब्रिगेडियर आमिर हमजा पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुआ तो उसके बाद एक हथियारबंद शख्स ने उसे गोली मार दी। इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया डेस्क को देखने वाले ब्रिगेडियर खालिद शहजाद है। पहलगाम में ब्रिगेडियर खालिद शहजाद को कहीं से किनारे नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो अपने बलबूते पर काम नहीं करते, चाहे लश्कर, जैश या फिर टीआरएफ हो। इन्हें घूमकर आईएसआई के पास जाना ही पड़ता है। कश्मीर से धारा 370 हटने के और पर्यटन में इजाफा होने के बाद से ही पाकिस्तान में हलचल मची थी। भारत के डेस्क के इंचार्ज खालिद शहजाद ने अपने मेजर को इस काम पर लगाया कि 2019 के बाद कुछ हुआ ही नहीं है और कुछ किया जाए। फिर वो वहाँ के आतंकी संगठन के साथ बातचीत करता है। लश्कर ए तैयबा के बॉस हाफिज सईद से मेजर की मुलाकात होती है। हाफिज के संगठन पर बैन है और एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ काम कर रहा है। टीआरएफ के हेड सैफुल्लाह कश्मीरी से बात किया जाता है। हाफिज सईद और मेजर सैफुल्लाह कश्मीरी मिलकर सारा प्लान तैयार करते हैं। उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। फिर 2 ग्रुप बनाकर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। फिर मेजर डेस्क हेड के पास जाकर पूरा लेखा जोखा रखता है। प्लान सुनकर संतुष्ट होने के बाद ब्रिगेडियर आईएसआई चीफ से मिलता है। आईएसआई चीफ पाकिस्तान आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। आपको याद होगा आसिम मुनीर भी आईएसआई चीफ रह चुके हैं। सबसे आखिर में पाक जनरल को पूरे प्लान की जानकारी दी जाती है। एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी दूसरे देश में कोई ऑपरेशन चलाना हो तो अमूमन सुरक्षा एजेंसियां सरकार को भी भरोसे में लेती है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी सेना और आईएसआई अपनी सरकार को इस काबिल ही नहीं मानती कि उसे कोई और बात शेयर की जाए। कैसे होती है ट्रेनिंग। पाकिस्तान आर्मी और आतंकवादियों का पूरा नेक्सस अपनी जड़ें इस कदर जमा चुका है कि धार्मिक जंग जैसी स्थिति पैदा करने के लिए समय समय पर गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। जिहाद का पाठ पढ़ाकर आतंक को खाद पानी देने की हर वो तिकड़म की जाती है जिससे दूसरे देशों को अस्थिर किया जा सके। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडी में छपे एक रिसर्च पेपर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी के डायरेक्टर आमिर राना के हवाले से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान में मुजाहिदों की ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। स्टेप नंबर 1, धार्मिक तौर पर ब्रेन वॉश किया जाता है। 1 महीने तक रिलीजियस ट्रेनिंग चलाई जाती है। स्टेप 2, इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग की फिटनेस की जांच होती है ताकि पता चल सके कि उन्हें ग्राउंड पर उतारा जा सकता है या नहीं। यह प्रोसेस 3 महीने तक चलता है। स्टेप नंबर 3, इसमें करीब 6 महीने तक गुरिल्ला अटैक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग कैंप के कमांडर को वसीयत लिखता है। उसमें यह लिखवाया जाता है कि वो अपनी मर्जी से ही राह चुन रहा है। इन 3 स्टेप के बाद मुजाहिदीन ग्राउंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी हो तो चौथे स्टेप में हाई लेवल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जहां उसे शक्तिशाली बंदूकें, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑटोमेटिक हथियार और बम बनाने की ट्रेनिंग कुछ ही आतंकी कैंपों में मिलती है, जिसमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में रहकर ऑपरेट करने वाले ऐसे कई आतंकी संगठन जो खतरे के पैरामीटर पर अलग अलग लेवल पर दिखते हैं। ऐसे में एक नज़र इन संगठनों पर भी मार लेते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन अलकायदा। पाकिस्तान में स्थित अलकायदा के कार्यकर्ता अधिकतर गैर पाकिस्तानी हैं। वे पाकिस्तानी तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए जंगवी LEJ और लश्कर ए तैयबा LET जैसे देवबंधु समूहों के साथ सबसे मजबूत संबंध रखने वाले सहायक पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है।
अलकायदा ने अंतर्राष्ट्रीय हमलों की योजना भी बनाई। इस आतंकवादी समूह का उद्देश्य एक इस्लामिक खिलाफत की स्थापना करना है। इंटरनेट अपनी वैश्विक पहुंच के कारण अलकायदा का सबसे खतरनाक हथियार है। उन्होंने किसी भी अन्य आतंकवादी संगठन की तुलना में अधिक अमेरिकियों को मार डाला। अफगानिस्तान में वे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और आत्मघाती आईईडी, अपहरण, रैकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, मोर्टार और रॉकेट का उपयोग करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, इसका गठन 1989 में एक पूर्व कश्मीरी स्कूल शिक्षक मोहम्मद अहसान डार ने किया था, जो भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने और सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के इस्लामीकरण के लिए एक अभियान के लिए प्रतिबद्ध था। इसने एक इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की। हिजबुल मुजाहिदीन जमाते इस्लामी की विचारधारा का पालन करता है, जो समूह अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित भी करता है। जीआई के साथ संबद्धता ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों को अफगान शिविरों में हथियार प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी, जब तक कि तालिबान ने सत्ता पर कब्जा नहीं कर लिया। हिजबुल मुजाहिदीन का नेतृत्व वर्तमान में सैयद सलाहुद्दीन कर रहा है, जिसे मुख्य रूप से जातीय कश्मीरी और गैर कश्मीरी मूल के पाकिस्तानी शामिल है। लश्कर ए तौयबा पाकिस्तान और कश्मीर घाटी में सक्रिय रूप प्रमुख अहले हदीस समूह है, जिसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में हुई। यह एक बड़े धार्मिक संगठन मरकज दावा अल इरशाद की उग्रवादी शाखा है, जिसका गठन 1980 के दशक के मध्य हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला आजम ने किया था। एलईटी में पाकिस्तान प्रशासित और भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर के कई हजार सदस्य और अफगान युद्ध के दिग्गज शामिल हैं। इसमें 1990 के दशक के शुरुआत में भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां शुरू की। एलईटी का दावा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े आतंकवादी नेटवर्क है इसके पास, और जिसके देश भर में 2200 कार्यालय हैं और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर में लड़ाकों को भेजने के लगभग 2 दर्जन शिविर हैं। जैश ए मोहम्मद का गठन 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने किया था, जो हारिक उल मुजाहिदीन का प्रभावशाली नेता था। जेईएम जिहाद को फिर से शुरू करने का एक प्रयास कर रहा है, जो अन्य समूहों में उभरी दरारों से बचने के लिए है। जेईएम का एक अखिल इस्लामिक विचारधारा की वकालत करता है, जो पश्चिम विरोधी, यहूदी विरोधी है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। 1 अक्टूबर 2001 को कश्मीर की विधानसभा पर हुए हमले के संदिग्ध अपराधियों में जेईएम के सदस्य भी शामिल थे, जिसमें 31 लोग मारे गए थे। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले में जेईएम और लश्कर ए तौयबा का हाथ था, जिसमें 9 लोग मारे गए। 2003 के अंत में राष्ट्रपति मुशर्रफ की हत्या के प्रयासों में शामिल समूहों में जेईएम भी शामिल था, जब अधिकारियों ने आत्मघाती हमलावरों में से एक के मोबाइल फोन नंबर का पता लगाया था। इस समूह का संबंध ईसाई चर्च पर हमलों से भी रहा है। पाकिस्तान की सेना आईएसआई आतंकवादी संगठन का नेक्सस। पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई 1989 में सोवियत संघ द्वारा आक्रमण किए जाने से पहले अफगानिस्तान में गुप्त रूप से सैन्य खुफिया कार्यक्रम चला रही थी। 1980 के दशक के शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल एजेंसी CIA के ऑपरेशन साइक्लोन के बाद अफगानिस्तान में जिहादी योद्धाओं को हथियार और वित्त प्रदान करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। पाकिस्तान ने व्यवस्थित रूप से आतंकवादी समूह को हथियारों और वित्तीय संसाधनों के वितरण और समन्वय किया, जो अक्सर मुजाहिदीन के सबसे प्रतिगामी और चरपंथी जैसे गुलबुद्दीन हिकमतयार के हिजब इस्लामी जैसे आतंकवादी समूह को हथियार और वित्तीय संसाधनों के वितरण का समन्वय करता था। यह CIA द्वारा संचालित सबसे बड़े और सबसे महंगे गुप्त अभियानों में से एक था, जिसका झुकाव जिया उल हक के शासन द्वारा समर्थित पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहे आतंकियों इस्लामी समूहों को समर्थन देने की ओर था। उस समय की रणनीति को पाकिस्तान तानाशाह जिया उल हक द्वारा अपने एक जनरल से कही गई बात से समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान को सही तापमान पर उबलना चाहिए। अफगान तालिबान खुद ISI का ही एक निर्माण था और 1996 में काबुल पर कब्जा करने के समय यह वास्तव में ISI का ही छद्म था। 1999 में बेनजीर भुट्टो के गृह मंत्री नसरुल्लाह बाबर ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि हमने तालिबान को बनाया है। आज तालिबान उग्रवादी संगठनों का एक समूह है, जिसका केंद्रीय नेतृत्व अफगान तालिबान पाकिस्तान के क्वाटा में माना जाता है। पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जियाउद्दीन भट्ट, जिन्हें जनरल जियाउद्दीन ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है, ने अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान अमेरिका संबंधों पर एक सम्मेलन में खुलासा किया था कि उनकी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन पूर्व महानिदेशक ब्रिगेडियर एजाज शाह ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में खुफिया ब्यूरो के एक सुरक्षित घर में रखा था। जनरल जियाउद्दीन के भट्ट ने कहा कि बिन लादेन को परवेज मुशर्रफ की पूरी जानकारी में एबटाबाद में छिपाया गया था। बाद में भट्ट ने ऐसा कोई बयान देने से इनकार कर दिया। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, जब वह पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में सेना, ISI और आतंकवादियों के नेक्सस की पूरी कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।